Where is the indication? Yes, you are recording. Okay, Ji, we are on with the bare minimal setup, and first of all, we have to talk about the topic that I have just mentioned, के handling form state. Form क्या होती है? Form क्या होता है? This is one of the most common thing. आप देखें, ये एक form है जहाँ इनपुट बॉक्स है, आप कोई चीज एंटर करते हैं, सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, तो ये आपको सर्च करके देगा डेटाबेस में से कुछ चीज, ठीक है। जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन होते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, आपसे मांगा जाता है या पूछा जाता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज जो है ये नॉर्मली इस तरह की चीजें ये फॉर्म्स में होती हैं। ये दो इनपुट बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और एक बटन है। इनमें जो भी इनपुट देंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो इस इनपुट के साथ जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे हम फॉर्म के जरिए ली गई इनपुट को रिएक्ट में कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसी की बेस पे आपकी असाइनमेंट है जो मैंने आपको जस्ट डिस्कस की है कि आपने ये असाइनमेंट ही करनी है अगले वीक में, ये कि दो आपके पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, एक बटन होगा, इसमें जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, सेव टू डू पे क्लिक करेंगे तो ये जाके किसी अरे में सेव हो जाएगा और फिर उस अरे को यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे और उसका काउंट जितने भी आपके टू डूज पड़े होंगे उसका काउंट यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे होंगे। सो दिस इज द एसेंस कि आपकी असाइनमेंट के लिए भी ये चीज इनफ हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हेलो, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, बेसिक सा एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। सो चूंकि हम जल्दी काम करने के ख्वाह हैं तो मैं बूटस्ट्रैप को सेटअप कर लेता हूँ जस्ट विद इन अ मिनट। गेट स्टार्टिंग पे जाएं, ये काम हम पहले कर चुके हैं, सो आई होप यू शुड नॉट बी हैविंग एनी इशू। मैं सबसे पहले ये CSS का एक स्निपेट है, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके अपने रिएक्ट के फोल्डर में आके पब्लिक पे जाऊंगा, index.html पे जाऊंगा, सारे कमेंट्स को मैं रिमूव कर दूं जस्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, CSS को हेड में पेस्ट करते हैं नॉर्मली, यू आर ऑल वेल फेमिलियर विद दिस। और इसके बाद दूसरा लिंक मैं कॉपी करूंगा, लेट मी रिमूव दिस कमेंट्स। ये देख लें, ये जो लिंक है मैंने अभी ऐड किया है, ये मैंने किस में ऐड किया, हेड टैग के अंदर ऐड किया, ठीक है, एनीवेयर इनसाइड द हेड टैग। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा है दैट इज जावास्क्रिप्ट में आऊं और जावास्क्रिप्ट में यूं बंडल वाला जो है इसमें इस पे क्लिक करूं लिंक को और कम बैक टू दिस और फुट यानी जस्ट बिफोर द बॉडी क्लोजिंग बॉडी टैग, बॉडी के बिल्कुल बॉटम पे जहां बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है वहां पे मैं JS की फाइल को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, इस फाइल को bootstrap.bundle.min.js है और ये bootstrap.min.css है, ठीक है। बस index.html और पब्लिक के फोल्डर में इतना ही काम है, इसको वापस कर दें कोलैप्स। नॉर्मली होता है कि ये सारे फोल्डर आपने एक्सपेंड किए होते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो रहे होते हैं मैंने केड़ी फाइल में काम करना है। तो जिस फाइल में जो ही काम कर लें फौरन उसको क्लोज भी कर दें और उस फोल्डर को क्या कर दें, कोलैप्स कर दें। अगर ये सारे खुले रहेंगे तो यू वुड बी गेटिंग कंफ्यूज, ये क्या जुल्म हो गया, ये तो कुछ समझ नहीं लग रही, ठीक है। सो बेटर टू डू दिस। तो अब मैंने सिर्फ काम किस में करना है, सोर्स में। तो एक्सपैंड कौन सा फोल्डर हुआ है, सिर्फ सोर्स का फोल्डर एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। एनीवेज, सो अब मेरा बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे जो भी कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का यहाँ शामिल करना है आई कैन डू दैट इजीली। सो आई नीड टू गो हियर और यहाँ पे मैं इसको भी कोलैप्स करूंगा और इसको मैं जाऊंगा कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में जाके मैं दो चीजें, या तो कंपोनेंट्स में जाएं या आप फॉर्म्स का डेडिकेटेड, बूटस्ट्रैप 5 ने फॉर्म्स का अलग से टैब बनाया हुआ है, ठीक है। सो आई नीड टू क्लिक द फॉर्म, देन फॉर्म कंट्रोल्स पे जा सकते हैं या इनपुट ग्रुप में जा सकते हैं या लेआउट में जा सकते हैं। लेआउट में जाएंगे तो बने बनाए फॉर्म्स मिलेंगे कुछ आपको, ठीक है। सो यहाँ से थोड़ा सा बॉटम पे है तो ये देखें दो इनपुट फील्ड्स बनी बनाई पड़ी हैं, दिस इज व्हाट आई नीड, ठीक है। या इनफैक्ट उससे भी नीचे जाएं तो ये, अगर आपको साइड बाय साइड चाहिए उससे भी नीचे जाएं तो ये आपको इस तरह चाहिए। अगर आपको पूरा फुल फ्लैज फॉर्म चाहिए तो आप यू कैन इनफैक्ट टेक दिस स्निपेट आउट, तो यू विल हैव अ कंप्लीट बूटस्ट्रैप फॉर्म राइट फ्रॉम हियर। और अगर आपको इससे नीचे जाके ये चीज चाहिए, सो आई प्रोबेबली नीड दिस वन। इनफैक्ट ये चीजें मैं मिटा दूंगा, मुझे एक दो इनपुट बॉक्स चाहिए और एक साइन इन चाहिए। इनफैक्ट यू कैन हैव वन, मैं चूंकि आपको, सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने सिंपली इसको हेलो को काट के इसको रिप्लेस कर दिया विद दिस वन। अच्छा, जब भी आप बूटस्ट्रैप के स्निपेट्स को कॉपी करेंगे ना तो ये स्निपेट्स आपको कुछ एरर्स देंगे, जैसे देखिए मुझे ये एरर दे रहा है। तो ये एरर मैं आपको पहले बार बार समझा चुका हूँ कि क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिखते हैं ना इसको हम JSX कहते हैं और JSX XML नोटेशन को फॉलो करता है, JSX जावास्क्रिप्ट XML। और XML में कभी भी टैग अनपेयर्ड नहीं हो सकता, यानी एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग एसोसिएटेड विद इट। सो ये एरर जो दे रहे हैं ये वो टैग्स दे रहे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है। इनपुट में देखें टैग ओपन है, क्लोज कहीं नहीं है।
तो आप इसको सेल्फ क्लोजिंग बना देंगे, इसके एंड पे आके सिंपली स्लैश लगा दें, एरर इज गॉन। दूसरा इस पे है, इसके एंड पे भी आके सेल्फ क्लोजिंग बना दें, टैग मस्ट बी क्लोज, दैट्स द ओनली रीजन इट इज गिविंग मी एरर जी। कैसे फोल्डर बना के, अलग से कंपोनेंट अब कर सकते हैं बिल्कुल, मुझे जस्ट थोड़ा सा चलने दे, मैं वो सारा कुछ वही करूंगा। मतलब जो बेहतरीन प्रैक्टिसेस आपने उनको करनी है, अभी तो मैंने रूट ऐप के कंपोनेंट में ही से रख दिए, ठीक है, दिस इज द स्टेप वन। सो लेट मी गो अहेड एंड देन आई लेट यू इनफैक्ट एवरीथिंग नो इन डिटेल। अब ये भी इनपुट पे एरर दे रहा है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अच्छा वैसे देखें तो मुझे रेडियो बटन चाहिए ही नहीं, मैंने कहा था मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको, सोच समझ के देखना है, डिलीट करना है आपको, कोई अननेसेसरी चीज डिलीट नहीं करती, बल्कि मुझे फील्ड सेट भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट मी डू दिस। अब ये इनपुट रह गया आखिर, ये क्या है, आई मीन ये भी एक चेक बॉक्स है, ये देखें इनपुट चेक बॉक्स, तो आप इनको पढ़ लिया करेंगे कि क्या चीज है और क्या नहीं। तो मैं इसको भी यहां से करता हूं डिलीट, और आई एम नाउ विदाउट एनी एरर, कंट्रोल एस करके सेव करें एंड सी द आउटपुट इफ इट इज एज पर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट। ठीक, दो इनपुट फील्ड्स और एक साइन इन का बटन, दैट्स ऑल राइट। अब नॉर्मली हमें ये पता है, अगर आपको नहीं पता तो ये सुन लें और याद भी रख लें कि जब भी आप, बल्कि ये ऑलरेडी फॉर्म टैग में, जब भी आप इनपुट एलिमेंट्स के साथ काम करें तो इनक्लोज देम इन द फॉर्म टैग, ठीक है, ये फॉर्म टैग इनका पेरेंट है। सो मैं इस फॉर्म टैग को जल्दी से थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। मेरे पास बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस हैं। अच्छा दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि ये जो क्लास है, ये क्लास नेम अलाउ नहीं है रिएक्ट में, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। तो इसके केस में होगा क्या, यहाँ मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन वार्निंग्स आएंगी बहुत सारी। वो वार्निंग्स क्या है जी, जैसे ये इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर, यानी फॉर का कीवर्ड भी अलाउ नहीं है और क्लास का कीवर्ड भी अलाउ नहीं है। तो जहां जहां क्लास है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, और जहां जहां फॉर है उसकी जगह क्या लिखूंगा, एचटीएमएल फॉर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करूंगा और ढूंढूंगा कि जहां जहां क्लास इक्वल्स टू लिखा हुआ है उस सारे को रिप्लेस कर दो किससे, क्लास नेम इक्वल्स टू से। ये सारी 9 जगह उसने ढूंढी है, सारों को खुद ही रिप्लेस कर देगा ऑल। अब ये फॉर है, तो मैं चूंकि फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होता है आपको बताइए, तो मैं यहाँ फॉर को हटा के क्या लिखूंगा, HTML फॉर। दो जगहों पे उसने ढूंढा है एंड इट हैज रिप्लेस्ड इट। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, वापस गया और ये वार्निंग्स खत्म हो गई। ठीक, नो एरर नो वार्निंग। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ, जस्ट वेरी क्विक फॉर्मेटिंग। तो मैं इसको करता हूँ जी, आपके केस में क्लास नेम दे देता हूँ और मैं इसको देता हूँ जी विड्थ 50। ये W50 बिल्ट इन है, डिफाइंड है, ये आ गया, दैट्स ओनली। और इस बटन को दे देता हूँ जी क्लास विड्थ 100, ताकि ये पेरेंट की विड्थ को अडॉप्ट कर ले। ठीक, ओके। अब बस मैं मजीद फॉर्मेटिंग पे टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनपुट हैंडलिंग बताऊंगा आपको कि यूजर जहां जो इंटर करे, साइन इन पे क्लिक करे, तो जो भी काम होना है वो हो जाए। ठीक है, मैं इसको ईमेल से हटा के इसको भी टेक्स्ट कर देता हूँ। अजान हो जाए तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1 मिनट के लिए।
एनीवेज जी, अब ये मेरा फॉर्म है, और जो हैंडलिंग फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, फॉर्म की स्टेट को मैंने हैंडल करना है। और फॉर्म की स्टेट से क्या मराद है? स्टेट से क्या मराद है? डेटा जो हम वेरिएबल्स में सेव करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर्म हैंडलिंग, यस, फॉर्म की स्टेट हैंडलिंग से मुराद ये है कि जो भी यूजर यहाँ पे डेटा एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल सम टाइटल और सम डिस्क्रिप्शन, तो मैं इस डेटा को क्या करूंगा, इन इनपुट फील्ड से पिक करूंगा, ग्रैब करूंगा और किसी वेरिएबल में सेव करूंगा। ठीक है, यानी मैं फॉर्म की स्टेट से क्या मुराद है? फॉर्म की स्टेट से मुराद है फॉर्म के अंदर आने वाली वैल्यूज को ग्रैब करो और उन्हें किसी स्टेट में सेव करो, और आगे फिर जो हम करना चाहते हैं अपनी मर्जी का काम वो कर सकते हैं। ठीक, सो हाउ टू हैंडल दी स्टेट। पहली बात, सबसे पहली सबसे बेसिक चीज अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद इसकी बहुत सारी एडवांस अप्रोचेज है, और फिर फॉर्म हैंडलिंग की जो प्रोफेशनल रिकमेंडेड अप्रोच है उस पर जाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास कितने इनपुट बॉक्सेस हैं? दो। तो आपको कितनी स्टेट्स चाहिए? दो। तो स्टेट्स के लिए हम क्या करते हैं? यूज स्टेट। वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताएं कि जो ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और ये इसमें हमने यूजर से क्या लेना है? टाइटल लेना है। तो ये किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग नंबर। और ये किस टाइप की वैल्यू आनी है? हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों चीजों में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? इनिशियल स्टेट के लिए मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली पहला अगर टाइटल है तो मैं इसको नाम भी क्या दूंगा? टाइटल, और उसकी स्टेट का नाम दूंगा सेट टाइटल। दैट्स क्वाइट इजी। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें मजीद बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत है। ठीक है, मैंने यूज स्टेट किया तो उसने ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट कर लिया। ये फराज बताएंगे कौन सा इंपोर्ट है? शायान बताएंगे ये कौन सा इंपोर्ट है? लो जी, ग्लोबल कितों आ गया? मतलब इंपोर्ट दी टाइप ही दो पढ़ियां ने जी। हाँ, डेटा इंपोर्ट नहीं जी। ऑनलाइन में वैद आप बताएंगे ये कौन सा इंपोर्ट है? सर इंपोर्ट बाय नेम है। एग्जैक्टली, नेम्ड इंपोर्ट है। दो तरह के इंपोर्ट्स पढ़े हैं हमने, डिफॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट। तो जो करली ब्रैकेट्स में होता है वो कौन सा होता है? समझ आइए बात। तो कल मैंने क्या कहा था, जितने भी वेरिएबल्स हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं? नेम्ड इंपोर्ट होते हैं। तो यूज स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल्स की स्टेट को। तो ये क्या होना चाहिए? नेम्ड। अगर मैं किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करता तो क्या करता? डिफॉल्ट इंपोर्ट। और उसमें करली ब्रैकेट की जरूरत क्यों नहीं याद रखते चीजों को? एनीवेज, ये हमने एक इनिशियल ये स्टेट बनाई और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। इनिशियली उसमें यानी कुछ भी नहीं है। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट बिलो, एंड इसको हम नाम देंगे डिस्क्रिप्शन। और इसको हम क्या कहेंगे जी? अच्छा, नॉर्मली कैमल केस नोटेशन में मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ, या सेट डिस्क्रिप्शन। दैट्स परफेक्ट फाइन। दो स्टेट्स बन गई मेरी। अब साथ ही में एक टॉपिक और है जिसका मैंने नाम नहीं लिखा, इवेंट हैंडलिंग भी हम पढ़ेंगे। इवेंट हैंडलिंग पता है आपको क्या होती है? जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में बताया कि माउस के इवेंट्स में क्लिक एक इवेंट है, राइट क्लिक एक अलग इवेंट है, डबल क्लिक एक इवेंट है, माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील को मूव करना एक इवेंट है, माउस को मूव करना एक इवेंट है, माउस को रिलीज करना एक इवेंट है। फिर कीबोर्ड के इवेंट्स आ जाते हैं, कीबोर्ड की प्रेस करना इवेंट है, की रिलीज करना एक इवेंट है। फॉर्म के इवेंट्स आ जाते हैं, फॉर्म सबमिट करना इवेंट है। विंडो के इवेंट आ जाते हैं, विंडो डॉट क्लोज, मतलब बहुत सारे इवेंट्स जो है ना, विंडो डॉट ऑन लोड। तो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। तो इवेंट क्या होता है? बेसिकली आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया तो उसको जावास्क्रिप्ट की जुबान में क्या कहते हैं? हम इवेंट कहते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी यूजर यहां कुछ टाइप करे, जब भी यूजर यहां कुछ, तो जो कुछ टाइप करे इसको क्या कर लो? ग्रैब कर लो। यानी जो वैल्यू यूजर टाइप करे इसको सेव कर दो किसमें? अरे किधर से आई? देखें, ये एक टेक्स्ट फील्ड है ना, ये किसके लिए है? टाइटल के लिए। तो यूजर जो भी टाइटल एंटर करे इसको कैच करके किस में रख दो? इस वेरिएबल में रख दो। स्टेट्स इसीलिए डिक्लेयर किए ना कि फॉर्म में ट्रैक करो, चेक करो कि जब भी यूजर कोई चेंज करे या कोई चीज टाइप करे तो उसको क्या कर लो? ग्रैब कर लो। और ग्रैब करके कहां रखो? इस वेरिएबल में रखो। समझ आई बात? इसका मतलब यह है कि मैं किसी इवेंट के अकर होने का इंतजार कर रहा हूं। भाई उसको ख्वाब आएगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो वो तो वैल्यू ग्रैब ही नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब मुझे एक इवेंट फायर करना है। कैसे? अगर मैं यहां आके कोई की प्रेस करूंगा
क्या करूंगा? तो जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज होगी। प्रीवियसली क्या थी? एम्प्टी। मैंने जब एक की प्रेस की तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, एम्प्टी से अब क्या आ गया? टी आ गया। मैंने फिर लिखा आर, तो फिर क्या हुआ? एक चेंज हुआ। तो ये चेंज होना क्या है बेसिकली? ये एक इवेंट है। जैसे मैंने कहा ना, क्लिक एक इवेंट है, डबल क्लिक एक इवेंट है, माउस को ड्रैग करना एक इवेंट है, तो ये चेंज भी क्या है? एक। गॉट इट? तो इस इवेंट को ग्रैब करने के लिए आप इस इनपुट बॉक्स में आएंगे और इसमें एक इवेंट हैंडलर लिखेंगे या इवेंट लिसनर ऑन चेंज। ये पहले से डिफाइंड होते हैं, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, ऑन की प्रेस, ऑन की रिलीज, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऑन चेंज का मतलब क्या है? कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे जब भी कोई चीज चेंज होगी तो मैं कोई फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करूंगा। अब वो फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करनी है? कि मैंने इस जो भी चेंज आई वो ग्रैब करनी है। तो चेंज क्या आई? ओ, यानी ओ लिखा गया, तो मुझे ओ को ग्रैब करना है और कहां सेव करना है? टाइटल में। बात समझ आइए? सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने लिखा ऑन चेंज, यानी जब भी इस इनपुट बॉक्स में कोई चेंज आए तो एक फंक्शन ट्रिगर कर दो। एक फंक्शन ट्रिगर कर दो। वो कौन सा फंक्शन है? मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूं अपनी मर्जी का। मैं लिखता हूं जी हैंडल टाइटल। अब मैं इसे सेव करूंगा, मुझे एरर देगा, वो कहेगा ये हैंडल टाइटल तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। और आपने फंक्शन, आपको पता है फंक्शन कॉल नहीं कर सकते जब तक उस फंक्शन को कहीं डिफाइन ना किया जाए। समझ आइए बात? याद रखिए हमेशा। अच्छा, ये जब मैंने फंक्शन लिखा तो मैं इसे, जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन रिएक्ट के कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं तो वो रिटर्न से बाहर करते हैं। रिटर्न के अंदर क्या होना चाहिए? सिर्फ JSX होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं यहां से बाहर आता हूं और मैं लिखता हूं जी कॉन्स्ट हैंडल टाइटल। आपको पता है ये एरो फंक्शन इस तरह से होता है। अब वो एरर हट जाएगा, एटलीस्ट मैंने फंक्शन खाली से ही डिफाइन तो कर दिया। मेक सेंस? अच्छा, अब मैं ये मेक श्योर करता हूं कि क्या ऑन चेंज पे, अब देखें ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए? जब चेंज आएगा। इवेंट अगर होने से बाद इनपुट के केस में कौन सा इवेंट होगा? चेंज। चेंज इवेंट है, यू आर ऑल राइट। तो ये हैंडल चेंज का फंक्शन कब चलना चाहिए? जब इस इनपुट में कोई चेंज आएगा। मेक सेंस? सो लेट मी गो अहेड और मैं वो चेंज डिटेक्ट करने के लिए आपको कंसोल का सहारा लेता हूं। मैं इस कंसोल पे आता हूं, अभी देखिएगा। मैं चाहता हूं कि जब भी ये फंक्शन चले तो एक कंसोल पे मैसेज दे दे, कंसोल डॉट लॉग। हेलो, रिफ्रेश करता हूं, अब देखिएगा मैं यहां पे आया, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने क्यू लिखा, सिर्फ मैंने एक चेंज किया, तो जो ही चेंज हुआ तो उसने क्या कर दिया? एक फंक्शन ट्रिगर कर दिया। किसने? ऑन चेंज हैंडलर ने। अब मैंने जब दूसरी वैल्यू लिखी, उसने दूसरी दफा वैल्यू लिख दिया। तीसरी की, जब जितनी देर तक मैं कुछ लिखता रहूंगा वो देखे सारी चेंजेस को ट्रैक कर रहा है। मेक सेंस और नॉट? मैं लिखता हूं जी बाय ASIR, कितने हैं? 5। तो इसने कितनी दफा कंसोल किया? यानी हर चेंज को ये पकड़ रहा है। इसका मतलब आई एम डूइंग थिंग्स राइट। उसके बाद अभी इस पे आगे आता हूं। चलें इसी को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले पे जाते हैं। अब मैंने क्या करना है? मैंने ये कहना है इसको कि भाई कंसोल नहीं कराना मुझे, कंसोल नहीं कराना मुझे, मुझे तो वैल्यू ग्रैब करनी है किसी चीज की, और वो इसी चीज की जिसमें कोई इवेंट अकर हुआ है। एनीवेज, अच्छा, अभी हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि जब भी आप इवेंट हैंडलिंग करते हैं ना, और अगर जावास्क्रिप्ट की लॉजिक जिसको नहीं समझना वो अभी इसको समझ ले सही तरह से। जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं, इवेंट हैंडलिंग से क्या मुराद है? कि जब मैंने कोई चेंज, ये जो ऑन चेंज लिखा ना, तो ये मैं क्या लगा रहा हूं? इवेंट हैंडलर लगा रहा हूं। ये क्या लगा रहा हूं मैं? इवेंट कौन परफॉर्म करेगा? यूजर। तो हमने जिस एलिमेंट पे, HTML के जिस एलिमेंट पे भी इवेंट हैंडल किया हुआ है, तो जब वो इवेंट अकर होगा तो एक फंक्शन ट्रिगर होगा। तो बाय डिफॉल्ट हर इवेंट हैंडलर एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है फंक्शन को। आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट, अब मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो ये आपको समझ आ ज्यादा क्लियर आ जाएगी, लेकिन ये याद रख लें कि हर इवेंट हैंडलर बाय डिफॉल्ट, ये जो इम्प्लिसिट बिहेवियर है इसका, एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है
कि अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करने का ये तरीका छोड़ के मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे दूं, कि मैं आपको इससे भी ज्यादा अच्छी तरह समझा। ये कॉल बैक फंक्शन की नोटेशन है ना, ठीक। इस कॉल बैक फंक्शन में मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया। नॉर्मली फंक्शन को यूं कॉल करते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, ऑन चेंज में मैंने कहा कि एक कॉल बैक फंक्शन दो। तो नॉर्मली हम कॉल बैक फंक्शन में यहाँ फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, तो मैंने इस फंक्शन की बॉडी में ये एक और फंक्शन कॉल कर दिया। मेक सेंस और नॉट? अब जो मैं कह रहा हूं कि जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो हर इवेंट हैंडलर एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम यहां रिसीव कर सकते हैं किसी भी नाम से। समझाइए नहीं यही, इवेंट हैंडलर बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम एज एन आर्गुमेंट कॉल बैक फंक्शन में रिसीव करते हैं। अगर चाहिए हो तो रिसीव करते हैं, ना चाहिए तो ना करें, कोई मसला नहीं। लेकिन इस केस में मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे एक चीज लेनी है। जब मुझे ये इवेंट यहां अवेलेबल हो गया तो मैंने ये इवेंट इस फंक्शन में पास कर दिया आगे। यार ये जो हैंडल टाइटल का फंक्शन है, ये इवेंट उसकी तरफ भेज दो। मेक सेंस? अब ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है तो यहाँ से एक आर्गुमेंट यानी पैरामीटर भेज रहा हूँ, तो यहाँ इस पैरामीटर को रिसीव कर रहा हूँ। ई लिखें, एबीसी लिखें, एक्स वाई लिखें, वेरिएबल नेम कुछ भी हो जाए। ये मैं ये चाहता हूं कि मैं देखूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इसमें आ क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट में आ क्या रहा है। आई रिपीट वंस अगेन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज होना है। जब भी कोई इवेंट हैंडलर कॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा जो कि अगले फंक्शन को डेलीगेट हो जाएगा। डेलीगेशन का मतलब पता है क्या है? कि मेरे पास कोई टास्क है ना, तो मैंने वो टास्क किसी को असाइन करना है कि यार ये तुम कर दो, ये तुम कर दो, ये तुम कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टास्क को डेलीगेट कर रहा हूं। टास्क की क्या कर रहा हूं, डेलीगेशन कर रहा हूं। तो जब भी इवेंट हैंडलर आप कॉल करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा जो अगले फंक्शन को डेलीगेट कर देगा। हो गया? इसको मैंने यहाँ आर्गुमेंट रिसीव किया और मैंने यहाँ पे इसे उस फंक्शन को पास किया जो मैंने यहाँ खुद डिफाइन किया है। अब मैं ये देखता हूँ कि ई में क्या आता है। तो ये ई कब आउटपुट आएगा, जब यहाँ चेंज आएगा। मेक सेंस? सो इफ आई नाउ रिफ्रेश, कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ क्यू लिखता हूं, तो उसने मुझे क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो डरा देने वाली चीजें आ जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी जो इनफैक्ट सारों को पढ़ना और स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम इसमें से एक या दो चीजें निकालेंगे जो हमारे मतलब की हैं बस। अच्छा, सिर्फ ये एक दफा नहीं आएगा, जब जब चेंज अकर होगा, सॉरी, जब जब चेंज अकर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, मेकिंग सेंस? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम चाहे आप ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर दें, चाहे आप ऑन क्लिक का दें, चाहे आप ऑन डबल क्लिक का दें, चाहे फॉर्म के केस में ऑन सबमिट का दें, जो भी इवेंट हैंडलर देंगे, ये इवेंट का ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब आप यूज करें या ना करें, आपकी चॉइस है। तो मैं ये बहुत सारी सिनेरियोज में बताऊंगा कि कहां कहां में यूज करना है और किस पर्पस के लिए यूज करना है। समझ आई बात? हमने ये क्यों किया, मैंने ये सारा तरद्दुद क्यों किया? क्योंकि देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा W, ये ऑब्जेक्ट मिला, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आया तो इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, टारगेट क्या है जरा इसको देखें। टारगेट का मतलब ये है कि आपने जिस इनपुट पे या जिस फॉर्म के एलिमेंट पे कोई चेंज अकर की है या कोई इवेंट अकर की है, टारगेट से मुराद वो है। यानी अगर मैंने यहां पे किया ना, तो इसका टारगेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी इनपुट को जिसमें इवेंट अकर हुआ है। अगर मैं इसमें चेंज करता, अभी इसमें इवेंट हैंडलर लगाया नहीं है, इसमें मैं अकर करता, तो इसका जो ई आता या इवेंट ऑब्जेक्ट आता,
वो टारगेट किसको करता? इस इनपुट को टारगेट करता। ठीक है, अब मैंने पता है क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में से सिर्फ टारगेट निकालना है। अब देख ले टारगेट में क्या है, इनपुट जिसकी आईडी टाइटल है और क्लास फॉर्म कंट्रोल है। ये नजर आ रहा है, हाईलाइट भी हुआ हुआ। तो टारगेट किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? उस एलिमेंट की जिस पर इवेंट अकर होता है। आई रिपीट, टारगेट किसकी इंफॉर्मेशन देता है? उस एलिमेंट की जिस पर इवेंट अकर होता है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ई डॉट ऑब्जेक्ट में किसी चीज को एक्सेस करने का यही तरीका है ना, ऑब्जेक्ट का नाम लिखे और डॉट के साथ उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लें। अब मैं इसे सेव करता हूं तो अब मैं देखता हूं ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उस पूरे ऑब्जेक्ट में से इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, आईडी टाइटल, यही वाला मिल गया। मेक सेंस? अब मुझे ये टारगेट एलिमेंट भी नहीं चाहिए, बल्कि टारगेट एलिमेंट के अंदर पड़ी हुई वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तो वैल्यू कैसे मिलेगी? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मेक सेंस? नाउ इफ आई गो और इफ आई रीटाइप समथिंग लाइक वाई, आ गया भाई। हर की स्ट्रोक पे, हर चेंज पे ई यानी हैंडल क्लिक, हैंडल चेंज फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, या हैंडल टाइटल ट्रिगर हो रहा है। हैंडल टाइटल एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर रहा है और वो इवेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से मैं टारगेट और टारगेट से वैल्यू निकाल के कंसोल कर रहा हूं। मेक सेंस? अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये जो चीज है कंसोल पे तो लानी नहीं है ना, मैंने ये चीज कहां सेव करनी है? इस टाइटल के वेरिएबल में। तो हमेशा आपको पता है स्टेट को जब सेट करते हैं तो क्या चीज यूज करते हैं? सेटर फंक्शन। तो मैं सेट टाइटल को उठा के यहां लगा देता हूं। अब क्या करेगा, जो भी चेंज आएगी वो सारी की सारी चेंज इसमें मिलेगी ना मुझे। तो मैंने इसको उठाकर किसमें पास कर दिया? सेट टाइटल में। तो इसका मतलब यह है कि मेरी टाइटल की स्टेट सेट हो गई। अब डिस्प्ले कहीं भी नहीं होगी, देखिएगा सारा का सारा यासिर अली किधर चला गया? टाइटल के वेरिएबल में। क्यों चला गया? बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस सेट टाइटल। यहाँ पे सेट टाइटल और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये किसके हैंडल चेंज पे है? टाइटल के हैंडल चेंज पे, और टाइटल का हैंडल चेंज यहाँ क्लिक हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर्म हैंडलिंग। अब मैं इसी चीज को रेप्लिकेट करूंगा दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। आपके साथ 10 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 10 के 10 रेप्लिकेट कर ले। दो दिस इज अ बेसिक अप्रोच, आई डेफिनेटली मूव टू द एडवांस अप्रोच एज वेल, बट आई थिंक एडवांस तभी आएगी ना जब आपको बेसिक आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि क्या टाइटल में वो वैल्यू सेट भी हुई है या नहीं हुई। भाई सेट टाइटल किस में वैल्यू सेट करता है? इस वेरिएबल में ना। तो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा और यहां आके जहां इनपुट है ना, इसके नीचे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ देके जस्ट टू चेक इट, छोटा सा पी लिख के यहाँ पे ये टाइटल सेट कर देता हूँ, चेक करने के लिए कि क्या ये सेट हो रही है या नहीं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, तो देख रहे हैं आप, ये नीचे देख रहे हैं, आई एम चेंजिंग माई या अपडेटिंग माई स्टेट ऑन रियल टाइम, नो पेज रिफ्रेश, नथिंग एल्स। मतलब ये है कि इस टाइटल में मेरी वैल्यू सेट, ये सो आई कैन रिमूव इट नाउ सेफली, बिकॉज मैंने ये जस्ट चेक कराना था कि हो रही है। सेम केस फॉर द डिस्क्रिप्शन। व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैंने इसी चीज को कॉपी करना है, नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आना है, और इवेंट हैंडल टाइटल के बजाय क्या करना है? हैंडल। ये नाम मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो, ताकि नामों की कंसिस्टेंसी रहे। ये ना हो कि इधर वेरिएबल का नाम कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। तो बेहतर है कि कंसिस्टेंसी दे। हैंडल डिस्क्रिप्शन, वही इवेंट उसी तरह रहेगा, पास होगा। ये फंक्शन अब डिफाइन नहीं है, आप इसको भी डिफाइन कर लें। बेहतर ये है कि जल्दी के लिए इसको भी, इसमें भी ई रिसीव कर लें, इसमें भी आप कर दें जी सेट डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
मेक सेंस? अब मैं देखता हूं कि दोनों की क्या वैल्यू सेट हो रही हैं या नहीं हो रही. सो फॉर दैट लेट मी पुट अप हियर अ स्पेन टैग और इसको कर दें जी आप टाइटल और सेम टू बी कॉपीड और यहां पे कर दें क्या डिस्क्रिप्शन. नाउ इफ आई गो बैक कंसोल में तो अब कुछ नहीं रहा ना, कंसोल से काम ही हमने मुका दिए. सो क्लोज इट एंड देन दिस इज टाइटल. करेक्ट. और यहाँ आए दिस इज सम डिस्क्रिप्शन. डन है. अब हम ये नहीं चाहते कि हमें रियल टाइम पे यहाँ कुछ चाहिए. हम चाहते हैं कि जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज सम टाइटल और दिस इज सम डिस्क्रिप्शन ये मुझे कंसोल पे मिले या इनफैक्ट यहाँ के नीचे शो हो जाए व्हाटसोएवर या वेयर एवर आई वांट इट टू बी. तो मैं क्या करता हूँ फॉर्म के सबमिट पे या फॉर्म का टैग जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ना तो फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट. क्या होता है ऑन सबमिट और इसको मैं लिख देता हूँ जी हैंडल. फंक्शन डिफाइन नहीं है कहीं भी, एरर देगा. तो मैं इसको उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ जी कॉन्स्ट हैंडल सबमिट. अब जरा एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखिएगा. मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग द फॉर्म इज सबमिटेड. मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या फॉर्म को सबमिट करने पे ये फंक्शन ट्रिगर होता है या नहीं होता. तो उसके लिए आपको पता है कि फॉर्म के अंदर जो बटन है उसकी टाइप हमेशा सबमिट होनी चाहिए. सो आई एम गोइंग बैक रिफ्रेशिंग द पेज क्लिकिंग ऑन द सेव. एक चीज आपने ऑब्जर्व की है एंटायर पेज इज गेटिंग रिफ्रेश्ड. मैं दोबारा क्लिक करता हूँ पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है. यहां देखिएगा जर्क और पूरे पेज को देखिए. समझ आ रही है. दिस इज द प्रॉब्लम. रिएक्ट में इंटायर पेज की सबमिशन इज नॉट डिजायरेबल क्योंकि काम हम किसके साथ कर रहे हैं सिर्फ इस फॉर्म के साथ. लेट सपोज बिल फर्ज यहाँ इस पूरे पेज में बहुत सारा डाटा है जैसे फेसबुक का पेज भरा होता है और आप सिर्फ एक छोटे से लाइक के बटन को क्लिक कर रहे हैं. तो क्या ये डिजायरेबल है एक लाइक के बटन को क्लिक करने तो पूरे पेज में जितना डाटा है वो सारा रीलोड होकर सर्वर पे आए. ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ना. तो अब ये काम भी यही हो रहा है. हमें चेंज किस में करना है सिर्फ इस फॉर्म के एरिया में. हो क्या रहा है पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है. ये क्यों हो रहा है पहली बात तो ये फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि सबमिट पे पूरा का पूरा फॉर्म सर्वर पे सबमिट होता है. ये डिफॉल्ट बिहेवियर है. तो हमने इस डिफॉल्ट बिहेवियर को क्या करना है प्रिवेंट करना है. हमने फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को क्या करना है प्रिवेंट करना है. हाउ लेट्स सी. मैंने कहा कि आप जब भी जो भी इवेंट हैंडलर इस्तेमाल करेंगे वो इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा. कहा ना अभी. तो मैं इसको भी क्या करता हूं कॉल बैक फंक्शन बना देता हूं. ये और ये इवेंट का ऑब्जेक्ट लेगा और ये इसमें पास करेगा और यहां आके आप इसको ई ले लें. अब मुझे क्या करना है फॉर्म की सबमिशन को प्रिवेंट करना है कि फॉर्म सर्वर पे सबमिट ना हो. तो मैं क्या करूंगा इस ई को इस्तेमाल करके ई डॉट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट. किस में पड़ा होता है ई के ऑब्जेक्ट में पड़ा होता है. ठीक है. अगर आपको देखना हो ना तो आप इस ई को करें और लेट्स सी इफ वी कम बैक टू रिफ्रेश दिस. अब वो यहाँ आ ही नहीं रहा जर्क मार के गायब हो रहा है. वजह क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है. नजर आ रहा है हल्का सा जर्क ये. ठीक. तो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ कि वो आएगा तो दिखाऊंगा ना. लिहाजा हम इस पेज रिफ्रेश को क्या कर देते हैं प्रिवेंट कर देते हैं. हाउ विल आई बी डूइंग दैट. मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट में आने के सब पहले सबसे पहली लाइन का लिखूंगा ई डॉट
प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, फॉर्म के डिफॉल्ट सबमिशन बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है। अब देखिएगा अब वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। लेट्स हैव अ लुक, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, दोबारा देख लें, इधर देख लें, नो पेज रिफ्रेश। गॉट इट। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को खोल के ढूंढते रहे, कहीं पड़ा होगा बीच में ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट पड़ा होगा, ठीक है। ये देखें, चूंकि मैंने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया तो उसने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, ट्रू कर दी। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, फॉल्स होती है, यानी डिफॉल्ट प्रिवेंटेड ट्रू, कि हमने उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर था उसको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब सबमिट सेव पे क्लिक हो तो जो भी इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज थी वो कंसोल पे ले आए। वैसे ये बार बार एक लफ्ज आ रहा है, सिंथेटिक बेस इवेंट। ये जो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है ना, टेक्निकली अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, तो ये सिंथेटिक इवेंट है। ये जो पीछे हमने यूज किया ना ई, वो भी सिंथेटिक इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये कभी फ्यूचर में एक अलग बहस में बताऊंगा कि सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जरूर सिंथेटिक इवेंट्स को सर्च करके एक्सप्लोर कर लें। लेकिन अगर नहीं तो स्टिल दैट्स नॉट एब्सोल्युटली मैंडेटरी थिंग, आपको पता होना ये सिंथेटिक चीज है क्या। ये बेसिकली क्रॉस ब्राउजर कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी के लिए होते हैं सिंथेटिक इवेंट्स। एनीवेज, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट एक सिंथेटिक इवेंट है। एनीवेज, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा जी सेव के बटन को क्लिक करूंगा तो ये दोनों स्टेट देखें, ये और ये, जब भी यूजर कोई चीज देगा यानी इनपुट बॉक्स में इंटर करेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली इन दो वेरिएबल्स में आ जाएगी। तो मैं कहता हूं जब सबमिट पे क्लिक हो तो कंसोल कर दो किसको, कंसोल के बजाय अलर्ट कर दो, जो मर्जी कर लें आप, आपकी चॉइस है। मैं इस वक्त कंसोल पे जाने के बजाय अलर्ट कर दो किसको, टाइटल को। फिलहाल सिर्फ टाइटल को देखते हैं। मैंने लिखा जी हेलो, और सेव पे क्लिक किया तो हेलो आ गया। कंसोल पे कर लें, कोई मसला नहीं, कंसोल डॉट लॉग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें कर लेते हैं। अच्छा, ये कॉमा के साथ दो वैल्यू इकट्ठी अलर्ट में अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अलर्ट को चेंज करके इसमें उसमें नहीं आता ये। सो मैंने कंसोल लिख दिया ताकि दोनों चीजों को मैं देख सकूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज हेलो टाइटल एंड हेलो। कंसोल पे कुछ नहीं आया, क्यों? कंसोल पे कौन सी लॉजिक लिखी है कि सिर्फ तब आए जब सेव पे क्लिक हो। सेव पे क्लिक होगा तो हैंडल सबमिट कॉल होगा, हैंडल सबमिट कॉल होगा तो दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उठा के कंसोल पे दे देगा, हेलो टाइटल एंड हेलो डिस्क्रिप्शन। दिस इज ऑल अबाउट हैंडलिंग the form state, which was today's topic, handling form state. It's still a basic, लेकिन I believe it's a good thing. वेरिएबल्स में जो वैल्यू पड़ी होती है वो कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में। ऑब्वियसली वेरिएबल्स कहाँ बिलोंग करते हैं? मेमोरी से। मेमोरी परमानेंट स्टोरेज है या आरजी? मेमोरी के दो टाइप्स हैं। जब भी मेमोरी बोला जाता है तो रैम की बात होती है, ठीक है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। वो द वे बैक 9th क्लास की या 8वीं क्लास की कंप्यूटर की बुक, इवन बदकिस्मती से आजकल बीएस में भी पहला सेमेस्टर यही पढ़ाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। वो दादा वास्ता दुनिया कहाँ कहाँ पहुंच गई है। बहरहाल एनीवेज, जब भी बेटा मेमोरी का लफ्ज इस्तेमाल हो ना, साथ प्राइमरी सेकेंडरी ना लगे तो उसका मतलब रैम होता है। और रैम होती है टेम्पररी मेमोरी। रैम में डाटा उस वक्त पड़ा रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। जो ही प्रोग्राम क्लोज होता है तो रैम का सारा डाटा फ्लैश हो जाता है। रैम का सारा डाटा क्या हो जाता है? फ्लश हो जाता है। अब ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना, जब तक ये चल, प्रोग्राम में किसको कह रहा हूँ, इस टैब को, क्योंकि इसमें मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस किसको कहते हैं? अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है।
यानी प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ लाइंस। जब वही लाइंस एग्जीक्यूशन के स्टेप में या मरहले में होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस बन गया वो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, माइट भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये जो डाटा है, ये जो कंसोल पे रिजाइड कर रहा है, ये क्यों रिजाइड कर रहा है? बिकॉज ये पड़ा हुआ है कहाँ पे, वेरिएबल्स में। और वेरिएबल्स में डाटा पड़ा हो तो उसका मतलब कहाँ पे पड़ा हुआ है, रैम में। और रैम में डाटा पड़ा हो तो उसका मतलब ये क्या है, टेम्पररी है। ये कब तक रिजाइड करेगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, ये अगली स्ट्रेटेजी है कि हम इस डेटाबेस को, एक टर्म इस्तेमाल होती है, परसिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, परसिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम इसके लिए कोई परसिस्टेंट स्टोरेज यूज करेंगे। यानी जो इन्होंने बोला कि हम फ्यूचर में, ये हमारे कोर्स का पार्ट है लेकिन अभी नहीं, कि हम इस डाटा को जो यूजर से लिया है, वेरिएबल में सेव किया है, इस वेरिएबल से उठा के हम इसे कहां सेव करेंगे, किसी डेटाबेस में सेव करेंगे, किसी फाइल में सेव करेंगे, किसी नेटवर्क पे भेज देंगे। नेटवर्क से मुराद ये है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, तो आपसे इनपुट फील्ड में यूजर से इनपुट लिया जाता है और वो कहां भेज दिया जाता है, नेटवर्क पे। नेटवर्क पे मतलब अगले बंदे के पास चला जाता है। दो के पीछे डेटाबेस में भी सेविंग हो रही होती है, इनकी बड़ी टेक्निक्स। बट ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि फॉर्म से डाटा कैसे लेना है और उसको हैंडल कैसे करना है। डेटाबेस में या परमानेंट स्टोरेज में अभी हम सेव नहीं कर रहे, नहीं हमें अपने हमने किया है। हाँ, एक और स्ट्रेटेजी होती है कि इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस एंड इफ यू डू नॉट वांट टू यूज द डेटाबेस इमीडिएटली, यू कैन यूज इट इनटू द लोकल स्टोरेज ऑफ द ब्राउजर। ये भी एक फेज आएगा कि हम इसको ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, लेकिन अभी तक मैं स्टोरेज पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फॉर्म हैंडलिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको यही आनी चाहिए अभी तक। मेक सेंस? किसी को कोई कंफ्यूजन, ऑनलाइन वालों को कंफ्यूजन? आपकी सोच ठीक है लेकिन थोड़ी ज्यादा आगे है। ठीक है, लेकिन ये बात समझ ले बेटा कि जब तक कोई चीज वेरिएबल में होती है तो वो इसका मतलब रैम में होती है, और रैम में डाटा टेम्पररी होता है और वो फ्लश हो जाता है द मोमेंट वी क्लोज द प्रोसेसर प्रोग्राम। एनीवेज, सो यहां तक किसी को सवाल, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट द फॉर्म हैंडलिंग, स्टेट, ये फॉर्म स्टेट हैंडलिंग, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव jotted down in my list, which is obviously most probably the state lifting, या in fact passing functions as prop। हाँ, अगर कंसोल में ना कराएं तब भी डेटाबेस में जाए। कंसोल में हम नॉर्मली पता है कब कराते हैं, जब डिबगिंग कर रहे होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम कंसोल पे कोई चीज डिबग कंसोल पे नहीं कराते लॉग, ठीक। कंसोल इज ओनली सपोज टू बी यूज्ड फॉर डिबगिंग पर्पसेस, चेकिंग पर्पसेस, क्या ये काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी तक जितना काम हमने किया हमारा काम क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, कंसोल तक वैल्यू आ रही है। अब इससे आगे भेजने का सफर थोड़ा दुश्वार और कठिन है, वो इंशाल्लाह हम जब डेटाबेस या नेटवर्क कनेक्टिविटी या बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। बाकी मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह सारा सफर बड़ा आसानी से तय करवाऊंगा। मुश्किल कहना मेरा हरगिज ये मुराद नहीं है कि मुश्किल है, आई मीन लोग इसे मुश्किल समझते हैं, आई डोंट नो क्यों उन्होंने रॉकेट साइंस बनाई होती है, बट दैट्स क्वाइट वेरी सिंपल एंड इजी। और आई होप कि यू वुड रियली एंजॉय इट डूइंग ऑल दीस थिंग्स। पासिंग फंक्शंस एज अ प्रॉप, अच्छा मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज से मुराद इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। अब आपने एक बात मुझे कही थी शुरू में, बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि आपने खुद ही कह दिया इसका कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, तो यस, रूट कंपोनेंट में कुछ नहीं होना चाहिए। रूट कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, सिर्फ रेंडरिंग। एवरीथिंग शुड बी इन अ सेपरेट कंपोनेंट। तो मैं अभी वही काम करने लगा हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से इस पूरे के पूरे फॉर्म को उठाऊंगा, वापस यहां आऊंगा, सोर्स के फोल्डर में कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स बना लें, नेंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हम रख सकते हैं। और इस कंपोनेंट के अंदर एक बनाऊंगा जी, फॉर्म डॉट जेएस, ठीक। एंटर करूंगा, आर ए एफ सी ई, आई हैव दिस शॉर्टकट फॉर द स्निपेट, ये मैं बहुत दफे पहले बता चुका हूँ, वरना आप डायरेक्ट मैनुअली लिख लें, हाथ से लिख लें पूरा फंक्शन, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे करूंगा, और वो जो फॉर्म मैंने वहां से कॉपी किया है उस सारे को यहाँ के पेस्ट कर दूंगा। मेक सेंस? यहाँ से हो गया गायब। अब ये जो फॉर्म का कंपोनेंट मैंने बनाया है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब मैं, ये कौन सा एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। इसका मतलब मैं इसको अब यहाँ पे इंपोर्ट
कर सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा टैग की फॉर्म में, फॉर्म, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम। अब ये इसमें करली ब्रैकेट्स क्यों नहीं आ रहा हूं, बिकॉज दिस इज डिफॉल्ट इंपोर्ट। ठीक, अब ये उसी तरह चलेगा लेकिन काम नहीं करेगा। ये एरर्स तो नाउन है, क्यों? वो कह रहे हैं जी कि आपके फॉर्म डॉट जेएस में हैंडल सबमिट है ही नहीं, और वाकई नहीं है भाई। मैं देखें फॉर्म में हैंडल सबमिट कॉल कर रहा हूं ना कॉल, वो यहाँ है ही नहीं। वो किधर है? पिछले कंपोनेंट में। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज भी उठानी पड़ेगी और फॉर्म में लानी पड़ेगी। अब क्या एरर देगा जी कि ये जो यूज स्टेट है ये ऊपर डिफाइन ही नहीं है, तो आपको ये ऊपर से यूज स्टेट भी उठानी पड़ेगी, यहाँ लानी पड़ेगी। एवरीथिंग इज बैक। The way it was working previously, but I want to keep it here, शरारत करने के लिए। आपने डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैसे होती है डेटा शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स या अक्रॉस प्रॉप्स के थ्रू? वेरी गुड। अब मैं वो वाला मैजिक खेलने लगा कि मैं क्या करूंगा, स्टेट को, अब देखें बेसिकली होता क्या है, हो क्या रहा है, मुझे दो फंक्शंस कॉल करने, हैंडल सबमिट, हैंडल टाइटल और हैंडल डिस्क्रिप्शन, तीन फंक्शन कॉल करने हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन सा मैं बताने जा रहा हूं बेटा? स्टेट लिफ्टिंग और पासिंग फंक्शन एज अ प्रॉप, दोनों टॉपिक बैक वक्त कवर होने जा रहे हैं। स्टेट लिफ्टिंग और पासिंग फंक्शन एज अ हैंडलिंग फॉर्म स्टेट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आखिरी रह जाएगा जो बहुत सिंपल है, 3 मिनट लगेंगे उसमें। तो स्टेट लिफ्टिंग और पासिंग फंक्शन एज अ प्रॉप, ये ऑनलाइन बेटा सारे बहुत गौर से सुनिएगा, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। मसला क्या है मेरे साथ, मसला ये एरर है। एरर क्यों आया ये भी बता चुका हूं आपको, कि मुझे कह रहा है जी हैंडल सबमिट, हैंडल टाइटल, टाइटल हैंडल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ना वेरिएबल डिफाइंड है ना फंक्शन इस कंपोनेंट में डिफाइंड है। वो किधर डिफाइंड है? पेरेंट में। तो मुझे चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट का फंक्शन कॉल करना है और चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट यूज करनी है। जब मैंने प्रॉप पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्रॉप बेसिकली पास की जाती है पेरेंट टू चाइल्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, और नीचे से ऊपर हम प्रॉप पास नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी मींस वन, यूनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में डाटा का फ्लो है। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है जिसको रिएक्ट लिफ्टिंग द स्टेट अप या स्टेट लिफ्टिंग कहती है। वो है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि आपको, एरर की वजह क्या है कि फॉर्म चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐप पेरेंट कंपोनेंट है। तो आपने चाइल्ड कंपोनेंट में एक दो तीन फंक्शंस और दो वेरिएबल्स कॉल करने हैं, लेकिन ये सारे हैं किधर? पेरेंट में। तो आप पेरेंट से इन सारी चीजों को एज अ प्रॉप पास कर दें। देख, तीन फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, मेकिंग सेंस? तो मैं पहले फंक्शंस को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूं। मेरा पहला फंक्शन कौन सा, कोई भी पास कर दें, ऑर्डर डजंट मैटर, हैंडल टाइटल, प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी दे दें। मैंने ये दे दिया, प्रॉप ऐसे ही पास होती है ना। लेकिन इस वक्त मैंने प्रॉप में वेरिएबल नहीं पास किया, क्या पास किया? हैंडल टाइटल। नाउ इफ आई कम बैक, अच्छा, नॉर्मली आपको पता है कि जब यहां से हम प्रॉप पास करते हैं तो यहां पे उस प्रॉप को फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट रिसीव करना होता है, मेकिंग सेंस? अब एक चीज मैंने पास की, बाकी तो रहती है अभी भी। तो मैं हैंडल टाइटल के बाद हैंडल डिस्क्रिप्शन को भी एज अ पास कर दूं। शयान को तो नींद आ रही है, मुझे पता है, बाकी सारों को सही समझ आ रही है। मेक सेंस? तीसरी चीज मेरे पास हैंडल सबमिट है। नॉर्मली याद रखें, ये नाम, ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नेम्स हैं और ये उनकी वैल्यूज हैं।
तो ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये वही होना चाहिए जो फंक्शन डिफाइन है। मैं दोनों इसलिए सेम रख रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, मसला ना रहे, मसाइल ना रहे। तीन फंक्शंस, तीनों एज अ प्रॉप पास हो रहे हैं। रह क्या गया? स्टेट। तो अब मैं स्टेट यानी स्टेट वेरिएबल इसको भी एज अ प्रॉप पास करता हूं। मेक सेंस? आप आसानी के लिए ये कर लें। वंस अगेन, अगर आपको आसानी इस तरह लगती है तो, अगर उस तरह एक ही लाइन में आसानी लगती है तो उसको उसी तरह रहने दें। एक फॉर्म का कंपोनेंट बनाया और मैंने उसमें ये सारी चीजें एज अ प्रॉप पास कर दी। अब भी ये यहां अवेलेबल हैं, लेकिन किस में पड़ी हुई है? नॉर्मली हर वक्त जब भी ये प्रॉप्स हम रिसीव करते हैं तो ये प्रॉप क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रॉप क्या होता है? हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट में चीजें किस फॉर्म में पड़ी होती हैं? की वैल्यू पेयर में। ये तो पता है ना? तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां से क्या भेज रहा हूं? हैंडल टाइटल की ये बन जाएगी, वैल्यू ये बन जाएगी, ये भी की बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, ये की बन जाएगी, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की। तो अगला जो प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट है, ये सारी की सारी चीजें उस ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएंगी। अब इस प्रॉप में मैं चेक करता हूं कि क्या वाकई ऐसा है। तो मैं क्या करता हूं चेक करने के लिए? कंसोल डॉट लॉग PROPS। तो इफ आई कम बैक एंड इफ आई रिफ्रेश इट वंस, डिस्क्रिप्शन खाली, हैंडल डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, ये फंक्शन है ना, हैंडल सबमिट, फंक्शन, हैंडल टाइटल, फंक्शन, टाइटल। यानी 1 2 3 4 5 यही चीजें पास की हैं मैंने। 1 2 3 4 5 जिन नामों से पास किए हैं उन्हीं नामों से अवेलेबल है। मेक सेंस? अब ये जो एरर है ये हटाना है। तो देखें, ये सारी चीजें कहां पड़ी हैं? प्रॉप्स में पड़ी है ना। तो मैं यहां इस हैंडल सबमिट को प्रॉप्स डॉट हैंडल सबमिट ना कर दूं? क्योंकि अब ये कहां से आ रहा है? प्रॉप्स से आ रहा है। मौजूद कहां पे है? पेरेंट के अंदर। तो हैंडल सबमिट का एरर हट जाना चाहिए। हैंडल सबमिट का एरर हट गया ना। नाउ इफ आई कम बैक, हैंडल टाइटल को भी क्या कर दूं? हैंडल टाइटल का भी हट जाना चाहिए ना। ठीक है, वेयर इज दैट हैंडल? हाँ, हैंडल टाइटल का भी हट गया। अगली हैंडल डिस्क्रिप्शन को भी क्या करूं? प्रॉप्स डॉट, ये भी हट जाना चाहिए। एक एरर रेप्लिकेट हो रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ क्या रह गया? टाइटल और। सो इफ आई कम बैक, वेयर इज द डिस्क्रिप्शन? दिस इज टाइटल। इसको भी क्या होना चाहिए? और इसको भी क्या होना चाहिए? ये कंसोल नहीं चाहिए अब, ये तो टेस्ट के लिए लिखा था। गेम इज नॉट ओवर येट, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। द गेम इज ओवर नाउ। मेरे ख्याल में, मैं खुशफहमी में हूं कि आई हैव ब्यूटीफुली क्राफ्टेड दीज टू कॉन्सेप्ट्स इनटू द सिंपलर एक्सप्लेनेशन। पासिंग फंक्शंस एज अ प्रॉप और स्टेट लिफ्टिंग, इसको कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग। चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट को डाटा भेजें या पेरेंट की स्टेट चेंज करें। आई रिपीट, चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट को चेंज करें या पेरेंट को डाटा भेजें। कैसे डाटा भेजें हमें पता है आपको? ये फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है ना, तो ये पैरामीटर किसको भेज रहा है? वापस पीछे भेज रहा है ना। ऑब्वियसली पैरामीटर किसको पास किया जाता है? जहां फंक्शन डिफाइन होता है। तो फंक्शन डिफाइन किधर है? तो डाटा रिवर्स हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग स्टेट अप। आई थिंक इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। और
दिस वाज द रीजन। आप मुझसे पूछ सकते हैं जी कि आपने पिछले प्रोजेक्ट की बनिस्बत ये सारा काम एक नए प्रोजेक्ट में क्यों किया है? जस्ट टू मेक इट सिंपल, ओवर सिंपल। हमने 1 बजे क्लास शुरू की थी ना, 1.25 घंटे में। वी आर वेरी वेरी क्लोज, इनफैक्ट वी आर राइट ऑन द टारगेट टुडे, क्योंकि हमने सज्जी कभी नहीं मारी आज। सो सर, लिफ्टिंग द स्टेट अप, पासिंग फंक्शंस एज अ प्रॉप। अब आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को फंक्शंस भी प्रॉपर्टीज के तौर पे पास कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी प्रॉप्स के तौर पे पास कर सकते हैं, और फिर चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट दीज 3 टॉपिक्स, व्हिच इज स्टेट लिफ्टिंग, हैंडलिंग फॉर्म स्टेट, एंड पासिंग फंक्शन एज प्रॉप। नाम मुश्किल है, काम इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत। Anyways, so now moving to the last thing that is also going to be used in the assignment. अभी मैं जब असाइनमेंट को डिस्क्राइब करूंगा तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल सिंपल चीजें लगना शुरू हो जाएंगी। यार नो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, एंड नाउ वी शुड बी एबल टू डू दैट। डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे क्या होती है, और इसके बाद आखिरी टॉपिक मैंने यहाँ लिखना भूल गया, दैट इज आज ही कवर करना है हमने राउटिंग का, अगर मुझे इजाजत दी आपने तो। अरे डीस्ट्रक्चरिंग को, क्योंकि आपकी डाइजेशन को भी तो देखना है ना, निजाम इंहिजाम कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आपका। जी, ऑनलाइन में कोई मसला किसी को? अहमद वैद साहब? नो सर। ग्रेट। वैद सर वो साहब? राउटिंग उन्होंने क्या अपडेट कर दिया है? जी जी, उसी तो अपडेट, हम अभी अपडेटेड राउटिंग को ही देखेंगे। वो जो प्रीवियस को नहीं स्विच देखेंगे। स्विच को उन्होंने राउट से कर लिया, तो लिंक तो वही है ना सर अभी भी? जी जी, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। मैं अभी अभी डिस्कस करूंगा, अगर आज मौका मिला तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। वैद साहब, आई थिंक ही इज नॉट ऑन द माइक, सो आई होप कि ही मस्ट बी क्लियर विद एवरीथिंग। सो मुझे याद करिएगा, राउटिंग मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कवर करेंगे। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है जी? मैं वंस अगेन इस वाले फॉर्म को कमेंट कर देता हूँ, जस्ट टू मेक इट सिंपल। पहले मैं डीस्ट्रक्चरिंग समझा दूं, इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एक फॉर्म था, वो रेंडर नहीं हो रहा, तो बाकी सब कुछ गायब हो गया। अब मैं इसको भी कोलैप्स कर देता हूं। मैं वंस अगेन आपको क्या बता रहा हूं कि सिर्फ वो चीज ऑन रखें जिस पे आप काम कर रहे हैं। अवॉइड कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा क्लटरिंग ना करें, अननेसेसरी चीज को फौरन डिलीट मारें। अब मैंने बताना है आपको जी, अरे मेरे पास लेट्स सपोज, लेट्स हैव एन अरे, लेट्स वी हैव एन अरे, आई मीन दिस इज समथिंग लाइक, इसको नाम दे देते हैं जी नेम्स, और लेट्स वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक यासिर, फराज, and I mean Shayan, I mean Uzair, और शायद। So let's suppose we are having an array, और उस array में सारे क्या पड़े हुए? नेम्स पड़े हुए। टेक्निकली इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो अरे की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। अरे उसकी लेंथ 5 है, एब्सोल्युटली फाइन। अरे का पहला एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो आपको पता है कि आप इंडेक्स से इसको कंट्रोल करते हो। अरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती है। पहला नाम आ गया बीच में। अरे का दूसरा नाम करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? नेम्स 1 कर सकते हैं। शाहिद और यासिर दोनों आगे। ये दोनों इसलिए आ रहे हैं बेटा, दोनों प्रिंट किए हैं ना, ठीक है। ये काम थोड़ा सा लंबा है। हमें ES6 ये कहता है, वंस अगेन ES6 न्यू फीचर कम्स इनटू प्ले। ES6 ये कहता है, ये एक पैक है, यूं समझे कि ये क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 2 4 5 चीजें पड़ी हुई हैं। तो इनको अनबॉक्स करने का क्या तरीका है? ये अनबॉक्स का मतलब क्या है कि अरे से निकालें, प्रिंट करें, अरे से दूसरा एलिमेंट निकालें, प्रिंट करें। यानी आई एम अनबॉक्सिंग ऑल द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉक्स।
लेट्स अज्यूम के अरे इज अ बॉक्स। ES6 ये कहता है कि आप ठीक है, ये काम कोई मसला नहीं, ये तो पुराना हो चुका है, ये तो कर ही सकते हैं। ES6 ये कहता है कि आप लेफ्ट साइड पे ये काम करें और कोई भी वेरिएबल नाम दे दें। लेट्स सपोज मैं इसे एलिमेंट या E1 कह देता हूं। तो ये क्या करेगा, आपको फिर ये कन्वेंशन फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। आप E1 करें तो अरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो बतौर वेरिएबल यहां अवेलेबल हो जाएगा। अरे डी स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी अरे? पहला, ये पहला, सिर्फ पहली एंट्री। वो तब है बेटा जब ये होगा, मैंने ये किया है। छोटी छोटी बारीकियों को भी देखे ना छोटी छोटी बारीकियों को भी देखे ना। वो अरे तब E1 में असाइन होती जब मैं करली स्क्वायर ब्रैकेट यूज ना करता। ES6 ये कहता है कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर वेरिएबल नेम लिखेंगे तो ये जो सिर्फ पहला एलिमेंट है ये डी स्ट्रक्चर, अरे क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनाना। डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अरे टूट के पहला एलिमेंट निकल के किधर आएगा? E1 में आएगा। लेट्स हैव अ लुक। E1 को कंसोल करके देखते हैं क्या आएगा। दूसरा आएगा। E3 करेंगे तो तीसरा आएगा। What I mean to say is array is being destructured। लफ्ज डिस्ट्रक्चरिंग को समझेंगे। अरे डिस्ट्रक्चर हो रही है, टूट रही है, अनबॉक्स हो रही है। लेट मी शो यू वंस अगेन। आपने कहा जी E2, कोई भी वेरिएबल नाम दे दे, E1 E2 जरूरी नहीं है, मैं एलिमेंट के हिसाब से कह रहा हूं, अरे का पहला एलिमेंट। नाउ इफ आई कम बैक, आई एम जस्ट कंसोलिंग E1 एंड E2। ई डिक्लेयर नहीं हुआ बड़ा, ई मेरे अपनी मर्जी का वेरिएबल नेम है। यहां पे आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और राइट साइड पे अरे देंगे तो वो अरे डिस्ट्रक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, सुकूते अरे। ठीक है ना? अब ये E1 और E2 दोनों आ जाएंगे मेरे पास। कैन यू सी इट शाहिदन यासिर? अब आप अगर ये करें, मुझसे आप पूछेंगे सर इसका मकसद क्या है, हमें फजूलियात मार रहे हैं आप बहुत बड़ा मकसद है, जरा अभी थोड़ी देर बाद आते हैं इस पे भी। अब E1 E2 E3, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्ट्रक्चर के कितने एलिमेंट्स आ गए? 3। अब मैं बस बाकी नहीं चाहिए मुझे, बाकी कहता हूं अरे एज इट इज रहे, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3। इसको हम कहते हैं जी स्प्रेड ऑपरेटर। सॉरी, यहां 3 डॉट्स के 2 नाम है, यही इसी ऑपरेटर के 2 नाम है, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। अक्सर आपने सुना होगा ES6 के नए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, स्प्रेड ऑपरेटर्स और रेस्ट ऑपरेटर। यहां ये 3 डॉट्स एज अ रेस्ट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? आई एम एक्सप्लेनिंग इट, देखिए जरा। सर मैंने जी जी सर ये 6 से पहले ये मतलब जो टास्क कैसे परफॉर्म करते थे? मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूं फिर उस पे। मैं शायद ये 6 से पहले मैंने भी ये टास्क कभी परफॉर्म नहीं किया, तो मुझसे आप औखा सवाल पूछ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जी ओके सर। ठीक है ना? मे बी अपना कस्टम फंक्शन बनाते और फंक्शन में अरे को लूप लगाते, अगर मुझे कहें तो मैं तो 5-1 मिनट लगा के वो कर लूंगा, लेकिन व्हाई डू आई नीड टू स्पेंड दोस 5 मिनट्स ऑन डूइंग दैट थिंग व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन ES6। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा जी इसने यानी डिस्ट्रक्चरिंग ने क्या किया, इसने कहा जी कि आप करो ये कि अच्छा मैं ये यहां कर रहा हूं तो शायद आप कंफ्यूज हो, मैं इसको यहां कर देता हूं। ये नाम कुछ भी दे दे, मैंने ARR दे दिया अरे को, जरूरी नहीं आप ARR दें, कोई भी वेरिएबल नेम दे दे। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरी अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा जी पहले एलिमेंट को निकालो, ई में रख दो, दूसरे को निकालो E2 में रख दो, तीसरे को निकालो E3 में रख दो, बाकी एज इट इज दे दो मुझे। तो बाकी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव इनवाइटेड ओनली 2 पीपल हियर,
rest are taking class online. Yeah, in fact 4 or 5 people are taking class physically, rest of the people are taking online. तो rest का मतलब क्या है? बाकी बचने वाले रिमेनिंग स्टूडेंट्स ना। तो रेस्ट ऑपरेटर की मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लव्स रेस्ट से क्या मुराद है। मैंने कहा जी आई हैव पिक्ड अप 3 पीपल आउट ऑफ एन अरे, रेस्ट आर देयर इन द अरे। क्लियर है? आप जरा गौर से देखिएगा, 3 जो हैं वो डी स्ट्रक्चर होके आएंगे, चौथा जो है वो अरे की फॉर्म में आ जाएगा। कैन यू सी इट? शाहिद, यासिर, सरफराज और रिमेनिंग कितने थे रेस्ट, तो वो किस फॉर्म में आए? अरे की फॉर्म में ही आए। नहीं समझ आई? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। यहां तक समझ आ गई है? तो अगला क्वेश्चन ये चले ये, अब ये रेस्ट ऑपरेटर नहीं रहा, आप इसी की बात कर रहे हैं। अब ये रेस्ट ऑपरेटर नहीं रहा, अब ये हो गया स्प्रेड ऑपरेटर। क्या हो गया? अच्छा, रेस्ट ऑपरेटर हमेशा तब कहलाएगा जब ये रिमेनिंग के सेंस में आएगा। जब ये किस सेंस में आएगा? अब रिमेनिंग का तो चक्कर ही नहीं है, अब सारे ही हैं इसमें। अब करेगा क्या? पहले तो ये है, करेगा ये कि ये इस पूरी अरे की नई कॉपी क्रिएट कर देगा, पूरी अरे की नई कॉपी क्रिएट कर देगा। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपने बोला, इसको हम कहते हैं ये अरे की कॉपी क्रिएट हुई है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, यानी एज इट इज वो पूरी की पूरी अरे दे दी है उसने। क्लियर है फराज? सो मैं तो चाह रहा था कि अलग अलग समझाऊं, तुमने एक ही में समझ लिए दोनों कॉन्सेप्ट, तो ठीक है बिस्मिल्लाह। खैर इसको यूज होना है तो अभी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी जब प्रैक्टिकल टास्क में इस्तेमाल होगा कि व्हाई एम आई यूजिंग दिस। एनीवेज, स्प्रेड और रेस्ट, रेस्ट ऑपरेटर के लिए भी 3 ही डॉट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कब? जब ये रेस्ट के सेंस में होता है। अब स्प्रेड का मतलब क्या है कि ये पूरी अरे की क्या कर देगा? कॉपी क्रिएट कर देगा। मेक सेंस? अच्छा, अब जरा अगर मैं आपके साथ एक और थोड़ी सी गेम खेलूं, मैं इसको नाम देता हूं जी नेम्स, और मैं यहां कर देता हूं कहीं भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल, आउटपुट पे गौर करें, अरे नहीं आई वापस, अरे की कॉपी नहीं बनी, डी स्ट्रक्चर होके आ रही है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? स्प्रेड का मतलब क्या है? फैला देना। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको स्प्रेड करके फ्लैट कर दो, यानी इट वाज एन ओरिजिनल अरे एंड यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर आई हैव स्प्रेड, आई डोंट नो स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड इट होती है। आई हैव स्प्रेड इट outside an array, means I have taken everything out of the box, I have taken all the elements out of an array and in fact made them flat. क्लियर है? तो अगर तो आप इसको यूं ब्रैकेट में करते तो ये अरे की कॉपी क्रिएट होती, अरे की कॉपी डुप्लीकेट अरे क्रिएट होती। नहीं किया तो इसने अरे के सारे एलिमेंट्स को फ्लैट कर दिया, स्प्रेड कर दिया। मेक सेंस? मसला तो कोई नहीं है ना? आगे चलूं? अब ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए है बेटा। मिसाल के तौर पे मैं यहां बजाय नेम्स के मैं कर देता हूं जी पर सन्स, और यहाँ कर देता हूँ जी फॉर एग्जांपल, बोर हुए तो मुझे बताना है, पास कर देंगे हम। ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैं क्या लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल नेम इज गोइंग टू बी दिस और एज इज गोइंग टू बी 32। कॉपी करें दिस, ये सॉरी ऑनलाइन वालों के साथ थोड़ी सी डिस्पैरिटी होगी, उनके नाम पहले अरे में नहीं लिखे हमने। ये गोरे इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं।
इवन मैंने एक दफा एक स्टेटमेंट पढ़ी कि उसने स्टेटमेंट पढ़ी है, पता नहीं कोई स्टेटमेंट सुनी कि वो अगर किसी मजलिस बैठी हो ना जिसमें मेल फीमेल दोनों हो, तो वो कभी भी मतलब ही को मुखातिब करते हुए साथ ख्याल रखते हैं कि शी को भी मुखातिब करें, जेंडर डिस्पैरिटी को अवॉइड करने के लिए। तो ये अखलाकियात हमें भी सिखाई गई हैं, पर हमने पता नहीं कहाँ छोड़ दी हैं। अब हमें उनसे सीखनी पड़ रही है। बहरहाल, सो that's, I don't know what is the age of a bad Ahmad, so I'm assuming it for like 24. I mean, uh, हमारी शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं ना, तो अगर हम 8 घंटे से ऊपर काम करें ना तो वो शोर डालते हैं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखें। और यहाँ यानी वो कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखें। और यहाँ अगर ड्यूटी 8 घंटे की, तू 1 घंटा एक्स्ट्रा ला के जैसे तू कम पूरा नहीं किया, जा नहीं सकता, तू छुट्टी बंद है तेरी। ये राज हैं जो हमारी अखलाकियात के। और फिर टाइम की पाबंदी तो खैर मैंने आपको बता ही दी है, पिछले 3 हफ्तों में दर्ज दे ही दिया है कि वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा हमें साथ साथ अखलाकियात भी सीखनी चाहिए कि वो सिर्फ एड्रेस करते वक्त मेल का जिक्र कर लें और साथ में शी का जिक्र ना करें, या इनफैक्ट अगर ट्रांसजेंडर्स भी हैं तो वो उनको भी साथ शामिल करते हैं। तो अल्लाह हमें भी ऐसी हिदायत बता करे जो हमारे एसेंस हैं। बहरहाल, आई एम सपोजिंग, एनीवेज, फिर वैसे आगे से मैंने बात, मेरे पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंसोल करूंगा तो आई विल बी हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ अरे, एक अरे जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, मेक सेंस, करली ब्रैकेट्स में। अब इसको अगर मैं डी स्ट्रक्चर करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकाल देगा। अब देखें कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट पहला यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, अरे में नहीं है। अब समझ आ रही है ना? तो ये क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। क्या हो गए, पुत्र टास्क करेंगे ना तो पता लगेगा स्प्रेड क्यों हो रहा है। देखने के लिए काम नहीं किया हमने, हर चीज देखने के लिए नहीं होती, कोई और काम भी होता है। ठीक है ना? बहुत सारे और काम भी होते हैं। एनीवेज, चले मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस अरे को ये कर देता हूँ, जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, कॉन्स्ट पर्सन्स सेट पर्सन्स स्टेट। क्योंकि मैं इनिशियल स्टेट इसी को रखना चाह रहा हूं तो मैं इसको कह देता हूं जी, फॉर एग्जांपल इसको यूं अलग नाम देने के बजाय ना, मैं इसको कट करके इनिशियल स्टेट ऐसे ही देते हैं ना, इनिशियल स्टेट में करे देती। ठीक, अब मैं करना ये चाह रहा हूं, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। आपको पता है ना कि हम अरे को मैप कर सकते हैं, पता है ना? मैप ऑपरेटर इस्तेमाल करके अरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं ना बेटा। तो और मैप से क्या मुराद है मेरी, पर्सन्स, मैं प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ, अरे स्ट्रक्चरिंग का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है। मतलब आपके जहन में ये सवाल था कि भाई हम वैसे ही देख सकते हैं, तो सिर्फ देखना ही पर्पस नहीं है, पढ़ाने का पर्पस और इसको एग्जैजरेट करने का पर्पस भी है। मैं किया मैप, और इस मैप में से हर एक पर्सन निकलेगा, वो मुझे यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल होगा, और मैं इसको एक JSX में रिटर्न करवा दूंगा कि यार पर्सन डॉट नेम, और एरर क्यों दे रहा है कोई बताएगा? क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स नहीं रिटर्न करता, ये हमेशा एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, सो वी हैव टू इनक्लोज दीज 2 थिंग्स इन अ
मैं div एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं देना चाहता, तो पता है इसको हम कहते हैं react fragment tags। ये आपके DOM में नया एलिमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज अच्छा, समझ आ गई? मेरी अरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे वो सामने नजर आ गए। अब मैं ये चाहता हूं, अच्छा जैसे अरे डी स्ट्रक्चर होती है ना, वैसे ऑब्जेक्ट भी डी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अरे डी स्ट्रक्चर होती है वैसे ऑब्जेक्ट भी डी स्ट्रक्चर होता है। एनीवेज, उसको मैं ये चाहता हूं, मैं यहाँ एक बटन बनाऊं और उस बटन पे सिर्फ अहमद की एज को इंक्रीज करूं। लेट मी शो यू व्हाट आई वांट एक्चुअली। बटन इंक्रीज ऑन टिक, हैंडल इंक्रीज। तो मैं ये चाहता हूं कि इस हैंडल इंक्रीज को यहाँ const this why error? yes, you're right। मैंने कहा था कि रिटर्न यानी इनफैक्ट शुड रिटर्न अ JSX ओनली, नॉट अ कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक। लॉजिक हमेशा रिटर्न से, फंक्शन के अंदर रिटर्न से पहले। एनीवेज, सो नाउ मैं ये चाह रहा हूं कि इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, एज इंक्रीज हो। और ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा पहले मुझे स्टेट चेंज करना है तो मुझे डेफिनेटली सेटर फंक्शन यूज करना है ना। अगर मैं इसको यूज करता हूँ सेट फंक्शन दिस, आपका ख्याल होगा अभी बहुत सारों का, क्योंकि पर्सन क्या है, एक अरे है, ठीक। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, पर्सन डॉट, अच्छा अभी मसला ये है कि हमें ये इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन एक पूरी अरे है और अरे के अंदर हमने क्या करना है, जाके अरे के अंदर एक पर्सन पिक करना है। तो अब हमें तो वही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो एक पर्सन कौन सा है जिसको हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा कि इसको आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ से वो आईडी भेजनी पड़ेगी और पहले उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे फिर जाके, जो कि कॉम्प्लेक्स काम है। सो लेट मी रिमूव इट एंड लेट मी डू समथिंग एल्स। जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, शायद आप उसको उसका आपको आइडिया हो जाए। अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे चेंज नहीं करनी, बल्कि मुझे इस अरे में एक नया पर्सन डालना है। इस अरे में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डालना है नया। फ्राज क्लियर है? पर्सन में ऑलरेडी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक, दो, तीन। मुझे एक चौथा ऑब्जेक्ट डालना है, लेट्स सपोज फराज। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि जब ये बटन पे क्लिक हो, सॉरी इसको हम कह देते हैं जी ऐड न्यू पर्सन, जस्ट टू मेक इट सिंपलर। ऐड न्यू पर्सन और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दें। वेयर इज इट इज, सिनेरियो समझ में आ गया? सिनेरियो ये है बेटा कि मेरे पास इस वक्त कितने पर्सन हैं, एक, दो। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके कहता हूँ एक नया पर्सन ऐड हो जाए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि जब मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू पर्सन को तो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में जाके एक नया पर्सन बना लेता हूँ पहले। PER, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज है, नेम इक्वल्स टू राज और एज कितनी है, कितना साल, ये इक्वल नहीं है। दैट शुड बी लाइक दिस, एज इज 19। अब इस पर्सन को मैंने किधर डालना है, इस अरे में डालना है। क्या करूंगा, इसी को यूज करूंगा ना, सेट पर्सन। स्टेट का अपडेटर फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं ना। मैं करूंगा जी सेट पर्सन और
क्या करूं, कर दूं? ठीक है ना? जो बोल रहे हैं नहीं ठीक क्यों बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं ठीक वो क्यों बोल रहे हैं, इधर दोनों जस्टिफाई करेंगे। नहीं, कौन सा पर्सन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? तो एक ऑब्जेक्ट ही तो डालना है इसमें, ऑब्जेक्ट ही तो डालना है। देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अरे में जिस फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ है एक नया पर्सन भी उसी फॉर्मेट में डालना है ना, तो ये भी उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट तो वही है ना, नेम और एज की प्रॉपर्टीज है एक ऑब्जेक्ट की, तो पर में एक नया ऑब्जेक्ट है, तो यही नया ऑब्जेक्ट तो इस अरे में पुश करना है या डालना है। या हाँ या ना का जवाब दें भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन्स की स्टेट को अपडेट करना है मैंने। पर्सन्स की स्टेट ये है और उसका अपडेटर फंक्शन ये है, यानी सेटर फंक्शन ये है। तो जब मैं इस स्टेट को चेंज करूंगा तो सेट पर्सन ही कॉल करूंगा ना? नहीं, सेट पर्सन कॉल करूंगा तो सेट पर्सन में क्या एक पर्सन नहीं देना चाहिए मुझे? देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। तो ये अभी देखें जरा होगा क्या मैजिक, जब मैं ये काम करता हूँ ना, वो नया ऐड करते करते पुराने भी गवा बैठा मैं। क्यों हो रहा है ये? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आखिरी आज का जो पॉइंट है वो यही है, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम हो रहा है कि जब मैं नई स्टेट को अपडेट कर रहा हूं, तो ये पूरी की स्टेट किसको मैं कह रहा हूं, इस अरे को। भाई स्टेट मैंने ये कहा था ना, कोई भी वेरिएबल होता है, या स्टेट नंबर हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई अरे हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है। इस वक्त मेरी स्टेट क्या है? पर्सन्स की अरे। ठीक, तो मैं जब उस स्टेट को अपडेट करूंगा तो मैं सेटर फंक्शन ही कॉल करूंगा ना, और कोई हल ही नहीं है। तो वो कर भी रहा हूं तो फिर भी क्या हो रहा है, सारा डाटा लॉस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। का मतलब, वैसे लफ्ज म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, कि मेरी ओरिजिनल अरे सारी की सारी म्यूटेट हो रही है। क्या हो रही है? समहाउ, समहाउ सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ये देखें, जब भी मैं कोई नई चीज इस अरे में डालूंगा तो सारी की सारी अरे क्या हो रही है, म्यूटेट हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों? रीजन क्या है देखें, इनिशियल स्टेट क्या है, अरे। तो जब मैं ये अपडेट करते वक्त डाटा जब दूंगा, नया डाटा, तो वो भी क्या होना चाहिए, एक अरे की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। भाई जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्टेट है, अपडेशन के वक्त भी जो डाटा आप देंगे, फॉर्मेट उसका उसी के साथ मैच कर, फॉर्मेट मैच करना चाहिए। यानी इनिशियल वैल्यू अरे है, तो अपडेट के वक्त जो वैल्यू हम देंगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ अरे होनी चाहिए। तो ये क्या है, इनिशियल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अरे है, जो मैं अपडेट कर रहा हूं तो ये किस फॉर्म में पास कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट उस अरे को रिप्लेस कर देगा, इन अदर सेंस स्टेट को म्यूटेट कर देगा। तो हल क्या है, हल ये है, करूंगा या यही चीज कि ऑब्जेक्ट ही अरे में डालूंगा, लेकिन पहले उस अरे को इम्यूटेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इम्यूटेबल कैसे बनाऊंगा? लेट्स डू दिस।
उबैद भाई وربك لنحصرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم. ऑनलाइन वाले साथ हैं हमारे? उबैद साहब, एक तो छोड़ गया, चलो दूसरा। एनीवेज रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग इज स्टिल ऑन। ओके जी, हो क्या रहा है, मेरी इनिशियल स्टेट क्या है, अरे, अपडेट क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली वो अरे को रिप्लेस करके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैप किसको कर रहा हूं, अरे को। जब वो अरे ही रिप्लेस होगी तो मैपिंग में कुछ भी नहीं आएगा, तो मैप पे कुछ नहीं आएगा तो यूआई से सारा डाटा ही खाली हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है कि समहाउ बिफोर अपडेटिंग द स्टेट, मुझे इस अरे की जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, प्रीवियस स्टेट जिसको मैं बोलता हूं, जो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको सेव करना है, ताकि मेरी अरे क्या हो, इम्यूटेबल हो, और जब मैं नई वैल्यू इंसर्ट करूं तो पुरानी चीजों को वो डिस्टर्ब ना करे। सो हाउ टू डू दैट, आई हैव टू डू इट लाइक दिस 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 दिस। इसको इम्यूटेबल बनाना है, पर्सन्स को। ये क्या करती है, कॉपी। क्या करती है, और साथ में मैं क्या कह रहा हूं, क्या ऐड कर दो, पर्सन ऐड कर दो। दैट्स ऑल। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अगर मैं इसको हटा दूं, इसका क्या मतलब है, स्प्रेड कर दो। ये जो पूरी अरे में जितनी चीजें पड़ी हुई हैं उन सारों को यहां क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, और उसके साथ कॉमा करके एक और चीज मिला दो, विच इज दिस न्यू ऑब्जेक्ट। ये सारा काम कब क्लिक होगा, मेरी अरे डी सर स्क्रीन स्ट्रिंग। नहीं शो हो रही सर। ओप सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। मैं आपको इसलिए आवाज दी, शायद आपने सुना नहीं, या माइक को कोई प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा शायद आप लेफ्ट कर गए हैं। बिजली गई थी ना, तो हमें स्विच ओवर करना पड़ा दूसरी लाइन पे। अब हो रही है शो? जी सर। अच्छा, मैं आखिरी जो कॉन्सेप्ट है मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने ये कहा कि हमारे पास ये चीज अरे को म्यूटेट कर देगी, यानी हमारी इनिशियल स्टेट अरे है डाटा की, और हम जब अपडेट कर रहे हैं तो हम अरे अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसको, तो ये ऑब्जेक्ट उस अरे को रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस कर देगा तो यहाँ नीचे तो अरे शो हो रही है, तो जब अरे की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे तो मैप लगता नहीं है, तो सारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, सारा डाटा क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं चाहता हूं लॉस ना हो, प्रीवियस स्टेट भी बहाल रहे और नई चीज भी ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस स्टेट को पहले इम्यूटेट करने के लिए, अनचेंज रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो पहली स्टेट पड़ी हुई है मेरी किधर है, पर्सन है ना, पहले वाली स्टेट, और उसमें नई वैल्यू डाल दें। ये पर्सन ना सिर्फ उसकी कॉपी क्रिएट करेगी, ये पर्सन कॉपी नहीं क्रिएट कर रही, सॉरी, ये पर्सन उसको स्प्रेड कर रही है। क्या कर रही है, स्प्रेड करके किस में डाल रही है, स्क्वायर ब्रैकेट हो तो अरे नोटेशन होती है ना, तो स्प्रेड ऑपरेटर उस पूरी अरे को फ्लैट करके यहां डाल रही है। अब यूं समझेंगे ये सारी एंट्रीज यहां पड़ी हुई हैं, प्लस साथ में एक नया ऑब्जेक्ट डल गया। अब आप अगर देखें इसको, तो नाउ इट विल टेक समथिंग इन। फराज भी आ गया और पिछली सारी चीजें भी बाकी। फराज फिर आ गया, अब जितनी दफा क्लिक करेंगे वही फराज आएगा, क्योंकि मैंने वो स्टैटिक रखा हुआ है। आपने क्या करना है असाइनमेंट में पता है, समझते गए उसको, कि ये दो वैल्यूज टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूजर से लेनी है, एक अरे पहले से डिक्लेयर करके खाली रखनी है, क्लिक पे अरे की प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करना है और नई एंट्री उसमें डालते जाना है, और फिर जो रिजल्टेंट अरे बनेगी वो आपने इस तरह लिस्ट की फॉर्म में मैप कर देनी है। भाई मैं स्टैटिक वैल्यू अरे में डाल रहा हूं ना, आपने क्या करना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूजर से लेनी है, ये काम भी आप आज आपने पढ़ा है। सेव टू डू, इसके क्लिक करने पे जो नया, यानी ये जो दो वैल्यूज आप यूजर से लेंगे, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसको ऑब्जेक्ट बना के किस में डालेंगे, अरे में। अब जब ऑब्जेक्ट अरे में डालेंगे तो वो तो पिछली से चीजों को फ्लश कर देगा। तो क्या तरीका है, डी स्ट्रक्चर या स्प्रेड ऑपरेटर यूजिंग। अब आप प्रीवियस स्टेट की को यानी इम्यूटेबल बनाएंगे, नई एंट्री साथ डालेंगे, और नीचे मैप में इस तरह से हेडिंग में टाइटल डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज यूजर यहां और यहां एंटर करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं असाइनमेंट को एक्सप्लेन दोबारा करता हूं।
यहां तक कॉन्सेप्ट्स में कोई इशू है तो वो पूछ लें जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये आखिरी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो आज की सारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी राउटिंग स्टिल आई थिंक आई बिलीव आज भी रह जाएगी। अगर आप साथ दें तो मुझे कोई इशू नहीं है। कल ही कर लें, कल तो अब नहीं होगा, अगले वीक में होगा, लेकिन चलें कोई इशू नहीं। आई एम लीविंग दैट टॉपिक फॉर नाउ। स्टेट लिफ्टिंग, हैंडलिंग फॉर्म स्टेट, पासिंग फंक्शन एज प्रॉप, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे, किस पर्पस के लिए होती है ये भी बता दिया, होती कैसे है ये भी बता दिया। अब आप क्या करेंगे असाइनमेंट में, कम बैक टू दिस, अगले वीक में असाइनमेंट ना हुई तो क्लास नहीं होगी। आपको अब तक पता लग जाना चाहिए जो मैं कहता हूं वही करता हूं। एक टाइम की पाबंदी और दूसरा काम की पाबंदी, कि अगले वीक में किसी एक बंदे की भी मिसिंग हुई तो प्लीज फिर क्लास नहीं होगी। इसलिए जरा सारे ग्रुप में एक दूसरे की मिन्नतें करो और एक दूसरे से कोलैबोरेट करो, कम्युनिकेट करो, कोऑर्डिनेट करो कि यार आपका कितना हो गया, आपका कितना हो गया। कोई हर्ज नहीं यार, अगर तुसी इतने बैठे हो, दूजा तुर्की बैठा है या पेशोर बैठा है, लाहौर बैठा, की बंदे तो सारे मुसलमान ही हो ना, नहीं भी है तो क्या होगा, मतलब कोलैबोरेशन में क्या हर्ज है। आप ग्रुप में एक दूसरे से पूछ लें, कंसल्ट कर लें, पर्सनल इनबॉक्स कर लें एक दूसरे को कि यार मेरा इतना हो चुका है कि यहाँ कोई मसला है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कि रटा एक ने बनाई तो उसने सारों को शेयर कर दी, यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम, फिर तो इसी की बैठे हो सारा है। एक ने असाइनमेंट बनाई, मैं वेब पढ़ाता था यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी में, तो मैंने टास्क असाइनमेंट दी तो उन्होंने क्या किया, जल्ला समझ ना, तो मैंने जो टास्क दिया ना, तो मैंने थीम फॉरेस्ट से इमेज डाउनलोड करके दिया, उन्होंने उस थीम पे जो नाम लिखा था ना, वही नाम गूगल पे लिख के गूगल सर्च मारी, उनको बनी मेरी टेम्पलेट मिल गई। देखिए किसी एक ने ये चला की उसके बारे में हो गए, सारों ने वो छापा मार के ना बड़ा परफेक्ट किस्म की असाइनमेंट बना के मुझे दी। जब मेरे सामने है ना, तो मैंने पहले बंदे के असाइनमेंट खोल के ना कंट्रोल यू करके सोर्स देखा, मैंने कहा ये तुमने नहीं बनाई, ये फलां जगह से कॉपी। वो मेरी आंखें, मेरे शक्ल देखना शुरू हो गया, मैं कहा पुत्र जी ये बाल ऐसे मैंने चीटे की थे। अरे जब उसकी देखी ना, तो बाकियों की देखी, तो 3-4 की रैंडमली देखी, तो मैंने कहा पुत्र अब आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्लास की पूरी की असाइनमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा सारों के जीरो। तो पुत्र जी ये चलाकी नहीं खेडनी, खेड ले, नुकसान अपना ही होगा, मेरा नहीं है। तो एनीवेज ऑनलाइन, अच्छा हो ये तो एक चीज है। आपने एक कंपोनेंट बनाना है हेडर का, एक कंपोनेंट बनाना है फुटर, ये देखें फुटर कंपोनेंट ये ब्लू कलर है, हेडर कंपोनेंट ये ब्लू कलर है। उसके बाद एक कंपोनेंट फॉर्म, यानी कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं ये भी मैं गिन के बता रहा हूँ। ये स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, आपको पता है सब कुछ। और ये आज का कोड भी मैं अभी आपके सामने गिटहब पे पुश कर रहा हूँ, इसकी रेपो भी लिंक मैं दे दूंगा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ रेफरेंस के लिए अवेलेबल है। अब किसी हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। एक कंपोनेंट आपका लेट मी शो, एक कंपोनेंट आपका ये है, दिस इज अ हेडर कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट आपका ये है, दिस इज अ फॉर्म कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट ये है जिसमें आपने टू डूज की लिस्ट को प्रिंट करना है, अलग कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट आपका ये फुटर कंपोनेंट है। और ये सारे के सारे रेंडर कहाँ होंगे, ऐप में, रूट कंपोनेंट में रेंडर होंगे। उसके बाद चूंकि ये जो चीज है ये किसको काउंट करेगा, जितने टू डूज होंगे, अरे की लेंथ को काउंट करेगा। शो ये किधर होना चाहिए, हेडर में। ये टू डूज की लिस्ट किसी और कंपोनेंट में है और उसकी काउंटिंग कहीं और है, इसकी काउंटिंग करके आपने इसको भेजना है उस जगह पे। फिर जब भी यूजर को नया टू डू ऐड करे, सेव टू डू पे क्लिक करे, वो आइटम यहां भी आ जाए और यहां काउंट भी अपडेट हो जाए। एग्जैक्टली जो भी आप यहाँ टाइटल एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन इस तरह ये कार्ड बनता जाएगा, यूं ये लिस्ट आइटम बनता जाएगा, इसको लिस्ट कर लें, जो मर्जी कर लें, पैराग्राफ कर लें। और इन चीजों में से कोई ऐसी चीज जो मुझे साबित कर दे कि अभी तक हमने कवर नहीं की, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो किसी को मसला है जी असाइनमेंट में तो मुझे बता दें, अदरवाइज असाइनमेंट आप करेंगे प्लीज, यही आपकी एवेल्युएशन है। अगर सारा कुछ नहीं भी होता तो जितना होता है सेल्फ एफर्ट के साथ उतना कर लें। नेट एक्सप्लोर करें, जहां से मर्जी देखें, मुशावरत करें, लेकिन कोशिश करें कि यार समझ के करें। पर्पज है अंडरस्टैंडिंग, पर्पज आपको इम्तिहान में डालना है, आपको तंग करना हरगिज नहीं है।
क्या चीज? ये चीजें, ये चीज है ना, ऑब्वियसली यही ऊपर है। हाँ फॉर्म बना हुआ है ना, ये अलग फॉर्म कंपोनेंट है, ये अलग फॉर्म कंपोनेंट। और ये इसमें क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? ये यूजर से लेना कौन सी रॉकेट साइंस है? अभी हमने ये किया नहीं है, ये क्या यूजर से तो ले रहे हैं, ये यूजर से ही तो ले रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? हम कंसोल में भेज रहे हैं, आपने इसको अरे में भेजना है, दैट्स इट। कंपोनेंट अलग अलग होना चाहिए बस, दैट्स इट। सो लेट मी इनफैक्ट पुश इट इनटू दी। कोई सवाल नहीं है तो बंद कर दूं इसको। सो बेयर विद मी जस्ट फॉर अ सेकंड, चीजों को देख लिया करें ताकि वो एटलीस्ट अगर आप वो नहीं होते ना, आई मीन